शुरू कर रहे हैं हमारा पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इसका मतलब है सजीव जगत। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कोई जीव जीव क्यों है और निर्जीव निर्जीव क्यों है। मतलब आपको सबसे पहले बायो पढ़ने के लिए बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायोलॉजी, बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब टू स्टडी। ठीक है, लाइफ की स्टडी करनी है तो लाइफ किस चीज को आप जीव बोल रहे हो, किस चीज को आप निर्जीव बोल रहे हो, तो वो पढ़ेंगे हम द लिविंग वर्ल्ड के अंदर। तो इसके कुछ बेस हैं कि क्यों अपन कोई चीज को लिविंग बोलते हैं, कोई क्यों अपन किसी चीज को निर्जीव बोलते हैं, तो इसके कुछ आधार है। तो सबसे पहले हम बायो, मैंने आपको उस दिन बताया था कि बायोलॉजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आती है बॉटनी, फिर आती है जूलॉजी, फिर आती है माइक्रोबायोलॉजी। ऐसे तो बहुत सारी ब्रांच है, जैसे आप इकोलॉजी भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फादर। सबसे पहले आपको पता तो रहना चाहिए कि कोई पूछ ले आपसे बायोलॉजी का फादर कौन है। बायोलॉजी के फादर हैं हमारे अरस्तु या एरिस्टोटल। बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी के भी अरस्तु, और माइक्रोबायोलॉजी के हैं लुईस पास्चर। माइक्रोबायोलॉजी के फादर लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज करी थी, फर्मेंटेशन की, इसलिए वो माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं। बॉटनी के थियोफ्रेस्टस हैं, जूलॉजी के अरस्तु हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, मतलब बायो। तो आप कोई भी जीव देखो, उसके अंदर सबसे मस्त चीज, जितने भी जीव हैं, छोटे से छोटा जीव, अमीबा से लेकर प्लांट, बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं मीटर्स में, 100 मीटर से भी प्लस, तो उन सब के अंदर मस्त चीज क्या है, सेल। ठीक है, और सेल क्या है, सेल है एक बाउंड्री होती है सेल के अंदर, और अंदर होते हैं हमारे केमिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बाउंड्री को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन। तो सेल, सेल का मतलब है एक विशिष्ट प्रकार के केमिकल अणुओं का जटिल संगठन। ये इस सेल के अंदर एक बाउंड्री होती है, सेल के अंदर बाउंड्री के अंदर केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका है ना एक जटिल संगठन होता है। उस जटिल संगठन की वजह से बहुत सारे काम कंडक्ट होते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस। तो कोई भी सजीव को है ना जीव कहने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल, और सेल के अंदर केमिकल मॉलिक्यूल्स जो कि एक जटिल संगठन के अंदर बंधे हुए हैं, उसलिए वो होती है बायो, तो वो होती है जीव। ठीक है, समझ आ गया कि मतलब इसका मतलब है व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज जटिल संगठन है केमिकल मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, जो सेल के अंदर होता है, इसलिए बोलते हैं सेल जीवन का आधार है। ठीक है, फिर अब ये यहां तक समझ आ गया कि लाइफ क्या है। लाइफ मतलब बायोलॉजी समझ आ गई, लाइफ क्या है वो सब समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं वो बेसिस, जो मैं वो बेसिस जिस आधार पर आप ये बताओगे कि कौन सा जीव सजीव और निर्जीव है। फर्स्ट चैप्टर यही है कि आपको बस ये समझना है कि आप किन आधार पर किसी जीव को सजीव बोलते हो, कि वो लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। तो उस हिसाब से वो आधार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। इतनी देर से बात चल रही है कि
सेल जहां होगी वहां जीव होगा, तो इसलिए सबसे पहले आता है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पता, आप लोगों ने 10th तक भी पढ़ाई करी होगी, उसमें पता पता चलता है, उसमें एक ही लाइन सबसे पहले लिखी हुई आती है कि सेल जो है ना वो जीवन की आधारभूत इकाई है। सेल है आधारभूत इकाई। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ना हमारा होता है अभिलाक्षणिक, अभिलाक्षणिक गुण। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारा अभिलाक्षणिक गुण होता है। सेल जीवन की आधारभूत इकाई है, क्रियात्मक इकाई है एंड संरचनात्मक इकाई है। सेल के अंदर क्या होता है बता ही दिया, केमिकल मॉलिक्यूल्स का एक जटिल संगठन होता है जो कि एक भित्ति के अंदर या मेम्ब्रेन के अंदर कवर रहता है, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, इस वजह से ये जीवित होती है। और आपको पता है सेल के अंदर क्या भरा रहता है, सेल प्लाज्म, सेल प्लाज्म भरा रहता है सेल के अंदर। सेल प्लाज्म के अंदर ही तो सारी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, सेल प्लाज्म के अंदर सारी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, इसलिए इसको बोलते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है हमारा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या जिसे बोलते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है प्रोटोप्लाज्म जिसे कहते हैं जीव द्रव्य। तो हमारा पहला जो आधार है वो हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसके आधार पर मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर कोई टेबल पड़ी है प्लास्टिक की, तो उसके अंदर सेल नहीं है, ना तो उसके अंदर सेल है ना उसके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है। तो सेलुलर आधार जैसे अमीबा, अमीबा के अंदर एक सेल है, प्लांट के अंदर काफी सारी प्लांट सेल है, हमारी बॉडी के अंदर एनिमल सेल्स हैं, करोड़ों अरबों की संख्या में सेल्स हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया पहला पहला आधार, जिस आधार पर आपने बताया कि कोई जीव जीव है। उसके बाद हमारे सेकंड नंबर पर आता है मेटाबॉलिज्म, कि इतनी देर से बात चल रही है कि मेटाबॉलिज्म है क्या, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गया सबको। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का सिंपल मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हमारी सेल के अंदर लगातार मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, क्योंकि देखो हम खाना खाते हैं, खाना खाने से जो डाइजेशन होता है उसके बाद हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, ये हो गया ग्लूकोज। तो अब ये ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के लिए ये CO2 प्लस H2 में टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पता ही है। तो ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर ये चीजों में टूट रहा है, प्लस ATP बनता है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। ये यहाँ पर टूटा और कई जगह पर CO2 अमोन NH3 मिलकर हमारा प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पर हो गया सिंथेसिस, यहाँ पर चीजें बन गई, प्रोटीन बन गई। कई जगह पर चीजें टूटती है, कई जगह पर चीजें बनती हैं। ATP का निर्माण होता है कई जगह पर, ATP का निर्माण हो रहा है तो यहाँ सिंथेसिस हो गया, और ग्लूकोज टूट रहा है तो ये टूट गई। तो मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन से जो हमें बताती है कि सजीव है या निर्जीव है। जो सेल मर जाती है ना, कोई भी सेल जो डेड हो जाती है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। जो सेल डेड हो जाती है, डेड होने के बाद सेल में मेटाबॉलिज्म नहीं होता। तो मतलब मेटाबॉलिज्म भी एक अभिलाक्षणिक गुण है, जिस आधार पर आप बता सकते हो कि कोई जीव जीव है निर्जीव है। मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होता है कैटाबॉलिज्म प्लस या फिर और एनाबॉलिज्म। एना का मतलब और कैटा का मतलब, कैटा मतलब होता है टूटना, कैटा मतलब होता है चीजें टूटना, एना का मतलब होता है बनना। अब आप बनने की एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारा होता है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर क्या फोटोसिंथेसिस होता है, सबको पता है। प्लांट की जो लीफ होती है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है।
फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट करते क्या है, स्टोमेटा के द्वारा CO2 लेते हैं, H2O के साथ C6H12O6 बनाते हैं। यहाँ पर एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस हुआ, ठीक है। कैटाबॉलिज्म के अंदर ग्लूकोज 2T जो हमारे किसमें होता है, रेस्पिरेशन में, और ये होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। इसके अंदर टूट के CO2 प्लस H2O बनी, प्लस हमें ATP मिली। यहाँ पर ATP यूज होती है, तो इस चीज को बोलते हैं उपचय, हिंदी में इसको बोलते हैं अपचय, ठीक है। उपचय, इसके अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले, किसके अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकलना, इलेक्ट्रॉन निकलने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये जो कैटाबॉलिज्म होता है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जबकि एनाबॉलिज्म जो होता है ना वो एक रिडक्शन होता है, अपचयन, ठीक है। रिडक्शन होता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं आपस में। तो ये ट्रिक है कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना जो होता है वो होता है अपचय, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना जो होता है ना वो होता है अपचयन मतलब रिडक्शन। और जो कैटाबॉलिज्म के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म और दो पढ़ लिए अब तक, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म, ये होते हैं सजीवों के दो अभिलाक्षणिक गुण। ये सबको समझ में आ गया, अभिलाक्षणिक गुण होते हैं क्योंकि ये सबके अंदर होते हैं। यदि कोई सेल है ना, सजीव है, तो उसके अंदर सेलुलर, क्योंकि वो सेल है, सबसे पहली बात तो सबसे मस्ट चीज होती है, जो भी सजीव होगा उसके अंदर सेल होता है। तो हमें वायरस को आप जानते होंगे, वायरस के अंदर सेल नहीं होती, तो इस वजह से उसको निर्जीव बोलते हैं। अब हम ऐसे बोलोगे कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या था, केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म का मतलब केमिकल रिएक्शंस। तो हम जब लैब के अंदर एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम बहुत सारे रिएक्शन करवाते हैं, मतलब हम कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं, अमीनो एसिड बना सकते हैं। तो ये बोलोगे कि आप पीसीआर होती है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके अंदर डीएनए का निर्माण किया जाता है। तो ये सारी रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में होती है। तो आप बोलोगे कि आपने तो मेटाबॉलिज्म को बोला था कि मेटाबॉलिज्म सजीवों का लक्षण है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने मेटाबॉलिज्म करवा दिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने केमिकल रिएक्शंस करवा दी, तो क्या ये सजीव है क्या? ये सजीव नहीं है, ये जीव नहीं है, और ये जैविक रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये एक एनसीईआरटी की लाइन है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शंस होती है वो होती जैविक अभिक्रियाएं, लेकिन जीव नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। तो हमने अभी तक दो अभिलाक्षणिक गुण पढ़ लिए, पहला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है हमारा मेटाबॉलिज्म। अब थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं ग्रोथ। सबको पता है कि सजीव जो है ना वो ग्रोथ करते हैं, सबको पता है सजीव ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ कैसे करते हैं? हम लोग बचपन में बहुत छोटे थे, उसके बाद हम अभी तक इतने बड़े हो चुके हैं। उसके अलावा जब अपन कोई प्लांट उगाते हैं तो सीड से ग्रो करते हैं, सीड होता है वो सबसे पहले, सीड के बाद वो बनता है पूरा बड़ा प्लांट। इतने सारे हम छोटा पप्पी लाते हैं तो वो डॉगी बन जाता है। तो सब चीजें ग्रो करती है, जो सजीव है ना वो ग्रो कर रहे हैं। पर तो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ दो तरीके की हो सकती है। एक तो है कि वेट इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा है नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। वेट कैसे बढ़ रहा है? कोई अमीबा है या फिर ईस्ट है, जो बडिंग के द्वारा निकलते हैं ना, तो वो पहले छोटे होते हैं, और वो होते एक कोशिकीय ही है, तो उनकी एक ही सेल में वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया। और यहाँ पर नंबर ऑफ सेल, जैसे कि हमारा सबसे पहले होता है जाइगोट, 2 and 1 सेल, उसके बाद हमारा बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर होती है बहुत सारी सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, फिर हम एडल्ट हो जाते हैं, तो हमारे अंदर आ जाती है अरबों कोशिकाएं, ठीक है। तो ये ग्रोथ दो तरह की हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा ग्रोथ दो तरह की हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा, एक तो
बढ़े, दूसरा नंबर ऑफ सेल्स बढ़े। तो ये तो हो गई दो तरह की इस बेसिस पर। दूसरा ग्रोथ हो सकती है, एक होती है प्लांट में, एक होती है हमारे अंदर एनिमल में। प्लांट की जो ग्रोथ होती है ना वो लाइफ टाइम चलती है। आप जितनी बार पेड़ काटोगे ना वो उतनी बार बड़ा हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, हमारी जो वो होती है ना एक निश्चित टाइम तक चलती है, सीमित टाइम तक, कि हम टीनेज के बाद, गर्ल्स की हाइट टीनेज के बाद रुकना बंद हो जाती है, पर प्लांट के अंदर ऐसा कोई टाइम नहीं होता जिसके अंदर उसकी हाइट रुकना बंद हो जाती है। तो वो उसका प्लांट हमेशा गति करते रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एक मैक्स टाइम पाया जाता है। हमारे अंदर मैक्स टाइम नहीं पाया जाता, पर एनिमल्स के अंदर ऐसा होता है कि हमारी कभी लग जाती है ना, लग जाती है तो फिर हम उस जगह पर टिश्यू रिकवर कर सकते हैं। और वो ये नहीं होता कि आप ऐसे में काल तक वृद्धि करते रहोगे। बुजुर्गों के अंदर जब कोलेजन कम हो जाता है तो वो तो फिर वो रिकवरी भी बंद हो जाती है एक टाइम बाद। तो ग्रोथ दो तरह की, एक तो है कि एक ही सेल के अंदर वेट बढ़े, दूसरा है नंबर ऑफ सेल्स बढ़े। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, फिर उसके अलावा आता है प्लांट की ग्रोथ और एनिमल की ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ लाइफ टाइम चलती है, एनिमल के अंदर जो होती है वो सीमित टाइम तक चलती है। ठीक है, ग्रोथ भी फिर ये बोलेंगे कि क्या ग्रोथ अभिलाक्षणिक गुण है? ग्रोथ अभिलाक्षणिक गुण है? नहीं है, ग्रोथ अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। क्यों नहीं है? अब आप ऐसे बोलोगे कि एक यहाँ पर बजरी का ढेर रखा हुआ था, बजरी एक थी, अपन ने उसके अंदर और डाली और वहां पर एक टीला बन गया बड़ा। ग्रोथ तो हुई ना, ग्रोथ हुई, वो छोटा था बड़ा हो गया। पहाड़ों के अंदर होती है, चट्टाने एक के ऊपर एक जमती है, बड़ा टीला बन जाता है। तो क्या वो ग्रोथ है? पहाड़ों के अंदर, टीलों के अंदर। तो ग्रोथ को भी अपने को डिवाइड करना पड़ेगा कि उस वाली ग्रोथ को आप सजीवों का विलाक्षणिक गुण कह सकते हो। पहली बात तो हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है क्या वो रिवर्सेबल होती है? नहीं होती, रिवर्सिबल नहीं होती। ऐसा थोड़ी आप बड़े होते हो फिर वापस छोटे हो जाते हो। तो हमारे अंदर होती है इरिवर्सिबल ग्रोथ। दूसरा, वो जो रेत के टीले के अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो किस तरह से हो रही है? एक्सटर्नल तरीके से हो रही है। हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल तरीके से होती है। तो इरिवर्सिबल और इंटरनल ये बोथ है ना, दोनों तरह की ग्रोथ सजीवों का लक्षण है, लिविंग का, लिविंग का लक्षण है। तो ग्रोथ के अंदर ये पैमाना आ गया कि या तो वो ग्रोथ ग्रोथ अभिलाक्षणिक गुण तब होगा जब वो इरिवर्सिबल और इंटरनल हो। ठीक है, उसके बाद आता है कि अब आप ऐसे बोलोगे मोनोसेल, एक एनसीईआरटी की एक तो ये लाइन है कि पहाड़ों और टीलों के अंदर वेट बढ़ता है, पर वो ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ होनी चाहिए हमारी इरिवर्सिबल और इंटरनल। दूसरा आता है कि एक दूसरी एनसीईआरटी की लाइन है कि मोनोसेल्युलर, जानते हो जैसे अमीबा है, अमीबा, तो अमीबा हमारा द्विविभाजन करता है, द्विविभाजन के द्वारा दो डॉटर सेल बना ली। ठीक है, डॉटर सेल। तो आप इस चीज को क्या बोलोगे, क्या ये ग्रोथ है या फिर ये रिप्रोडक्शन है? रिप्रोडक्शन है। तो मोनोसेल्युलर चीजों के अंदर, मोनोसेल्युलर जो जीव होते हैं उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है। और जो मल्टी सेल्युलर होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे जो मल्टी सेल्युलर होते हैं ना उनके अंदर रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ परस्पर एकांतिक, मतलब होता है अपोजिट। मल्टी सेल्युलर के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग चीजें हैं। हमारे अंदर रिप्रोडक्शन होता है, एग और स्पर्म मिलते हैं तो जायगोट बनता है, तो वो तो रिप्रोडक्शन है। ग्रोथ का मतलब है हमारी कायिक कोशिकाएं वृद्धि कर रही हैं। ठीक है, जबकि जो अमीबा है, जो एक कोशिकीय है, उसके अंदर वो ग्रो भी ऐसे ही करता है। एक तो उसका वेट बढ़े, चलो ठीक है, वो जब छोटा उसके बाद वेट बढ़े। और दूसरा, यदि वो दो डॉटर सेल बनाता है तो आप इसको ग्रोथ भी बोल सकते हो और रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो। दोनों समांतिक घटनाएं हैं, समांतिक घटनाएं हैं, मतलब कि सेम चीज बोल सकते हो आप उस चीज को।
समांतिक या फिर समानांतरी, समानार्थी, समानार्थी मतलब दोनों एक ही बात है, या तो ग्रोथ बोल लो या फिर रिप्रोडक्शन बोल लो। तो तीन चीजें पढ़ ली, फर्स्ट है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड नंबर पे मेटाबॉलिज्म, थर्ड नंबर पर इरिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल